हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वाले वीडियो में हमने सेकंड पार्ट देखा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। वो था सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हमने काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश की। उस पर बेस्ड हमने कुछ सम्स किए जो प्रीवियस ईयर एमएचटी सीटी में आए हुए थे। आज हम अपना लास्ट एंड फाइनल थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोडायनामिक्स। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के सीरीज में कि हाइड्रोडायनामिक्स का मतलब होता है आप फ्लूइड्स के ऐसे प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं जब फ्लूइड मोशन में होता है। ठीक है, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। क्या है फर्स्ट थिंग जो हम हाइड्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे वो है फ्लो कैसा होता है। अगर फ्लूइड मोशन कर रहा है तो फ्लूइड का फ्लो कैसे होगा। तो दो तरीके के फ्लो होते हैं। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या है स्ट्रीमलाइन फ्लो? द स्मूथ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड विथ अ वेलोसिटी स्मॉलर देन अ क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब एक ऐसी वेलोसिटी जिसकी वजह से या जिसके ऊपर अगर फ्लूइड की वेलोसिटी चली गई तब वो स्ट्रीमलाइन नहीं रह पाएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब एक बाउंड्री लाइन की वेलोसिटी है, उसके आगे चला गया तो आपका फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं रह पाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट स्ट्रीमलाइन फ्लो इज। ठीक है, आप उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज अ पैरेलल फ्लो जिसमें हर एक लेयर फ्लूइड का एक दूसरे के पैरेलल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखता है हमें। ठीक है, हर जैसे ये एक एक एरो एक एक लेयर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लूइड का, और हर एक फ्लूइड एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है विदाउट डिस्टर्बिंग। तो ये हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट मतलब ऐसा फ्लो जो डिस्टर्ब हो, जिसका कोई प्रॉपरली एक शेप ना हो, ना कोई साइज हो, ना वो प्रॉपरली। तो ये हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें जो आपका फ्लूइड है उसका कोई शेप फिक्स नहीं रहता, वो हर एक मोमेंट पे अपना शेप चेंज करते रहता है। तो यहां पे इसलिए लिखा हुआ है द इरेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी का मतलब क्या हो गया? अनस्टेडी का मतलब हो गया कि उस फ्लूइड के मोशन के दौरान आप अगर उस फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर कोई एक प्रॉपर्टी निकालेंगे, जस्ट एग्जांपल वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे, तो उस पॉइंट पर हर बार वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। दैट इज व्हाट अनस्टेडी फ्लो इज। ठीक है, द इरेगुलर अनस्टेडी फ्लो ऑफ अ फ्लूइड व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बियॉन्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्रिटिकल वेलोसिटी मैंने क्या बताया आपको, एक बाउंड्री है जिसके अंदर अगर आपका वेलोसिटी होगा तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाएगा, और अगर उसके बाहर चला जाएगा तो वो टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। टर्बुलेंट फ्लो किस तरह से दिखता है? कुछ इस तरीके से। और आप अपने बेसिकली आप डे टू डे लाइफ में जनरली आप टर्बुलेंट फ्लो ही देखते हैं। ठीक है, आपका जो मोशन ऑफ वेव्स है, जो समुद्र में लहरें उठ रही हैं, वो आपका टर्बुलेंट फ्लो है। देन आपका जो रिवर में पानी बह रहा है, दैट इज योर टर्बुलेंट फ्लो। अगरबत्ती हर किसी ने देखा है जलते हुए। देखिए, यहां तक इतने डिस्टेंस तक फ्लो कैसा है? एकदम सीधा सीधा। मतलब हमें एक एक ऐसे लेयर हम बोल सकते हैं कि हर एक लेयर एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, ये हम बोल सकते हैं इसके अंदर। और देखिए यहां से ये पार्ट के आगे इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी चेंज हुई और ये डिस्टर्ब होना शुरू हुआ, एंड देन ये आपका टर्बुलेंट फ्लो, जिसका कोई शेप नहीं होता, कैसे भी रैंडमली घूमता है, अनस्टेडी है। ठीक है, ये हर किसी ने अपने घर में देखा रहेगा। अगरबत्ती धूप बत्ती आप लोग जलाते रहेंगे तो आपने नोटिस किया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है। देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी क्या? एक ऐसी वेलोसिटी बियॉन्ड विच अ स्ट्रीमलाइन फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। ठीक है, हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। इसका फॉर्मूला क्या आता है इसे समझिए। फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी वी सी इज इक्वल टू आर एन। आर एन क्या है? यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है हम देखेंगे अभी। रेनॉल्ड्स नंबर इनटू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा अपॉन रो इनटू टी। ठीक है, एक फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली एक प्योर नंबर होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो फ्लो है
वो टर्बुलेंट रहेगा या स्ट्रीमलाइन रहेगा। रेनॉल्ड्स नंबर की कुछ वैल्यूज होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है। सिंपली हमने रेनॉल्ड्स नंबर को एक साइड रख के बाकी सारे पैरामीटर्स को एक साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए, वापस से मैं ये इमेज का एग्जांपल लूंगा। हम यहाँ बोलते हैं कि जब रेनॉल्ड्स नंबर 1000 के नीचे हो तो उसे हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं। मतलब ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो है, ठीक है, जो स्ट्रीमलाइन हमें दिख रहा है, मैं कह सकता हूं कि इसका रेनॉल्ड्स नंबर 1000 से कम है, करेक्ट। फिर क्या बोला है, अगर 1000 से लेके 2000 तक के बीच में रहे तो अनस्टेडी है। तो यहाँ पर 1000 से लेके 2000 के बीच में होता है, ठीक है। 1000 से लेके 2000 के बीच में फ्लो है, यानी कि ये अनस्टेडी फ्लो कहला रहा है आपका। और अगर 2000 के ऊपर चला गया तो वो आपका टर्बुलेंट फ्लो, मतलब जो ये वाला पार्ट है स्मोक का, दिस इज योर टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। ये दोनों फॉर्मूला जो है ये क्रिटिकल फॉर्मूला है, इनको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी क्या है? Viscosity is that property of fluid by virtue of which the relative motion between different layers, अलग अलग लेयर के बीच की relative motion, experience a dragging force. Dragging force is basically a resisting force, जो आपके motion को resist करे, oppose करे, ठीक है। इसको समझते हैं हम कैसे। अगर मान लीजिए जैसे ये आपका fluid है, उसकी कुछ layers है ये, ठीक है, इस तरीके की layer है, ठीक है। fluid का motion इस तरफ है, क्लियर। तो ये एक मान लीजिए इसको मैं बोलता हूँ लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4, ओके। तो लेयर 1 के ऊपर से जब 2 गुजरेगा तो क्या होगा ना, 1 2 को पीछे खींचने की कोशिश करेगा, एक ड्रैगिंग फोर्स लगाएगा। बेसिकली ये विस्कोसिटी जो होता है वो फ्लूइड्स का फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्लूइड्स का फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसको आप उस तरीके से समझ सकते हैं। और विस्कोसिटी का एक दूसरा मीनिंग भी होता है जिसको हम कहते हैं गाढ़ापन। जैसे कि अगर आपने वाटर लिया है और वाटर को आप फ्लो करवा रहे हैं तो वाटर आराम से फ्लो हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसमें गाढ़ापन, उसकी विस्कोसिटी कम है, उसके बीच, उसके लेयर्स के बीच में ड्रैगिंग फोर्स कम है, करेक्ट। बट वहीं अगर आप शहद लेते हो, हनी, और हनी को फ्लो करवाओ तो क्या हनी उतना फ्रीली फ्लो कर पाता है? नहीं कर पाता। वो थोड़ा रेजिस्ट करता है, उसके लेयर्स जो है वो एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं और फ्लो को अपोज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। इन लिक्विड्स द विस्कस ड्रैग इज ड्यू टू short range molecular cohesive forces, and in gases it is due to collision between fast moving molecules। मतलब क्या हुआ, लिक्विड के टाइम पर जो विस्कोसिटी है वो किसकी वजह से पैदा हो रही है? मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स की वजह से। मॉलिक्यूलर कोहेसिव मतलब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वाटर के, वो सेम सेम पार्टिकल है, और हमने बात की थी कि सेम पार्टिकल्स जब भी होते हैं तो उनके बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है। तो विस्कोसिटी इन लिक्विड अराइजेस ड्यू टू शॉर्ट रेंज मॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। बट इन गैसेस इट इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स। जितने ज्यादा गैसेस में मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो कोलाइड करेंगे, जितना ज्यादा वो कोलाइड करेंगे उतना ही ज्यादा उनकी विस्कोसिटी मानी जाएगी, ठीक है। आगे क्या लिखा है? इन बोथ लिक्विड एंड गैसेस एज लॉन्ग एज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द लेयर इज स्मॉल, बहुत अगर छोटा होगा, द विस्कस ड्रैग इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब जो आपका फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी। However, in turbulent flow, the viscous drag increases rapidly and is not proportional to relative velocity, but proportional to higher powers of relative velocity। मतलब इसके अंदर लेमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि आपका जो ड्रैगिंग फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी और स्मॉल पावर्स, ठीक है। और कब रहेगा भाई? अगर रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन लेयर अगर बहुत छोटा होगा तो ये कंडीशन वैलिड है, बट टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं होता, ठीक है। कैसा है विस्कोसिटी, कैसा होता है? कुछ इस तरीके से हमें दिखता है, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे, जो चीजें, जैसे जो लेयर्स आपके
बेस के जितना क्लोज होंगी उनका ड्रैगिंग फोर्स या उनका जो फ्री फ्लो है उतना कम होगा, और जैसे 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 आप ऊपर आते जाएंगे वो ड्रैगिंग फोर्स कम होते जाएंगे। तो जो आपका विस्कोसिटी है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, एक पैराबोलिक शेप में बनता है। ठीक है, इसमें जो सबसे मिडल वाली लेयर है उस पर सबसे कम ड्रैगिंग फोर्स होता है। ठीक है, आई होप आपको विस्कोसिटी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? इट इज बेसिकली द रिलेशन बिटवीन द ड्रैगिंग फोर्स एंड द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो viscous force acting on any layer is directly proportional to the area of the layer and the velocity gradient. ग्रेडियंट मतलब कैसा? वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर आपके पास ये जैसे मल्टीपल लेयर्स है, ठीक है, और ये आपका स्टेशनरी बेस है, ठीक है, तो आप जितना ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, ये डीवी बाई डी एक्स चेंज होता जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जो लेयर स्टेशनरी पार्ट के से सबसे ज़्यादा क्लोज है वहां पे ड्रैगिंग फोर्स सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपका जो विस्कोसिटी है वो कम होते जाएगा, और मिडल में सबसे कम होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बना है इसका? F इक्वल्स टू ईटा, ईटा इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया इनटू योर वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहीं से आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या मिलता है? N इक्वल्स टू F अपॉन A dV बाय dx। क्लियर है? ये देखिए यहाँ पर जो आपका N का यूनिट है वो क्या होता है? NS अपॉन m स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिए, दिस एरिया इज नॉट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस एरिया जो ए हम लेते हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है, इट इज द एरिया ऑफ द लेयर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मतलब क्या हो गया? मान लीजिए आपका फ्लो इस दिशा में हो रहा है, ठीक है, और ये कुछ लेयर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक्ड है। ठीक है, मान लीजिए ये कुछ लेयर्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक्ड है। तो जो आपका ये एरिया है, दिस एरिया इज द एरिया ऑफ दिस लेयर, नॉट द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अगर आप किसी चीज को, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे परपेंडिकुलर काटूं, काटने के बाद मुझे जो सामने से देखने पे दिखेगा दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। बट ये लेयर्स में हम उस पूरे लेयर की एरिया को लेते हैं। ठीक है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो में जनरली जो एरिया है वो हम लोग को सीधे सीधे मिल जाता है। अगर टर्बुलेंट में रहता तो आपको यही एरिया जो ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहा है काइंड ऑफ, यही एरिया आपको कुछ इस तरीके से दिखता। तो ये काफी इरेगुलर शेप है, आपको कुछ इससे जो वैल्यूज निकालनी है वो काफी मुश्किल से निकलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टोक्स लॉ क्या बोलता है? स्टोक्स लॉ, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्फीयर falling through a viscous medium falling through a viscous medium is directly proportional to the radius of the sphere, its velocity through the fluid and the coefficient of viscosity of the fluid। ठीक है, बेसिकली मतलब ये विस्कस फोर्स के बारे में और आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वेलोसिटी और रेडियस, ये तीनों के बीच में, ये चारों के बीच में ये आपको रिलेशन बताता है। जैसे कि आपको फॉर्मूला क्या मिला है यहाँ पे? एफ वी इज 6πr ईटा इंटू बी। ठीक है, ये कुछ डायग्राम है, ये डायग्राम को आप देखिए। जैसे ये आपका ये स्पीयर है, ये फ्लो कर रहा है एक लैमिनार फ्लो में, ये ध्यान दीजिए, ये लैमिनार फ्लो है। ठीक है, अब आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? द कांस्टेंट स्पीड दैट अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली रीचेस व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट इज फॉलिंग प्रिवेंट्स फर्दर एक्सेलरेशन। अब इसको कैसे समझाना है वो समझिए। ठीक है, इसको समझिए इसी। अगर आपने मान लीजिए से आपके पास एक 10 फीट का एक बाल्टी है, जस्ट इन केस ट्रांसपेरेंट बाल्टी है, आपने उसमें एक स्पीयर, एक बॉल फेंका। लेट से आपने एक लोहे का स्पीयर लिया और उसको फेंका आपने। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में वो 10 फीट में आपने जैसे ही फेंका
वो थोड़ा अंदर अंदर जाते जाएगा, थोड़ा एक्सेलरेट होते होते नीचे जाएगा, बट इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा जहां पे उसका एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा, जहां पर उसका एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा और वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरने लगेगा। तो वो जो कांस्टेंट स्पीड है, दैट इज व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी इज। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। डायग्राम देखेंगे तो आप समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए यही आपका स्पेरिकल बॉल है, इसको आपने नीचे गिराया एक लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड में गिराया तो पहले तो ये एक्सेलरेट करेगा, बट कुछ टाइम के बाद इसका एक्सेलरेशन रिड्यूस होते होते जीरो हो जाएगा, एंड देन इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी इज। और उसका फॉर्मूला में क्या मिलता है, 2/9 आर स्क्वायर इंटू जी, रो माइनस सिग्मा अपॉन एन। अब इसमें रो क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ दैट स्पीयर एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच द स्पीयर हैज बीन फॉल। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखते हैं क्या है। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेज दैट वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो of an incompressible fluid for a steady flow is the same throughout the flow। अभी देखो ये क्या है, ये थोड़ा हो सकता है क्लियर ना हो। मतलब बेसिकली क्या है, अगर आप इसको समझे तो आपने अगर एक पाइप ली है, आप गार्डन में पानी डाल रहे हैं, ठीक है, आपने एक पाइप ली है, आपने उसमें एक एंड से 10 लीटर पानी डाला। ठीक है, आपने उसमें एक एंड से 10 लीटर पानी डाला, और मान लीजिए कि आपका पाइप इरेगुलर शेप का है। मान लीजिए आपका पाइप जो है वो कुछ इस तरीके से, ये स्टार्टिंग में थोड़ा पतला 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 है ऐसे, ठीक है, और आगे से थोड़ा ऐसे मोटा हो गया। ठीक है, और आपने यहां से उसमें 10 लीटर पानी डाला, तो 10 लीटर पानी अगर आपने यहां से डाला तो यहां से निकलेगा भी 10 लीटर पानी। मतलब आपको जो वॉल्यूम आपने पुट किया है, इसके अंदर डाला है, वही वॉल्यूम आपको बाहर मिलेगा इन दी सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्या इसीलिए लिखा है यहाँ पे वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मतलब डी वी बाय डी टी, कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, इसको मैं वी ओ एल लिख देता हूँ, कितना वॉल्यूम जा रहा है इन हाउ मच टाइम, दैट इज व्हाट वॉल्यूम रेट इज। ठीक है, ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉर अ स्टेडी फ्लो इज सेम थ्रू आउट द फ्लूइड। मतलब dv बाय dt का वैल्यू मैं कहीं पर भी लूंगा इस पूरे सेक्शन में तो मुझे वो सेम मिलेगा। ठीक है, देखिए जैसे अगर ये मेरा पाइप है, इरेगुलर शेप का है, यहाँ पर एरिया A1 है, यहाँ पर एरिया A2 है। ठीक है, तो मुझे जितना मेरे को मैंने यहाँ से पुट किया है लिक्विड को, उतना ही मुझे बाहर भी मिलेगा। ठीक है, जितना मेरा इनपुट रहेगा उतना ही मेरा आउटपुट रहेगा। फॉर्मूला क्या है, A1V1 इक्वल्स टू A2V2। इसको ही दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू DV, दिस इज योर वॉल्यूम वाला भी। ठीक है, दिस इज योर वॉल्यूम वाला भी, कैपिटल dV बाई डी टी इक्वल्स टू A इंटू वी। Q क्या होता है, Q को हम बोलते हैं फ्लो रेट। क्या बोलते हैं, फ्लो रेट बोलते हैं, या तो वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं। ठीक है, या तो वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बर्नौलिस प्रिंसिपल। बर्नौलिस प्रिंसिपल बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। आपके एयरप्लेन से उड़ने से लेके आपके जो कार की डिज़ाइन होती है जिसमें एरोडायनेमिक्स यूज़ होता है, वहाँ पर भी बर्नौलिस प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन आपने रेलवे स्टेशन पर देखा रहेगा कि एक पीले कलर की टाइल्स होती है या एक पट्टी मारी जाती है और कहा जाता है कि उस पट्टी के आगे ना जाए। क्यों कहा जाता है, कि वहाँ पे बर्नौलिस प्रिंसिपल लगता है कि अगर आप वो पट्टी के आगे चले जाएंगे और ट्रेन अगर बहुत तेज़ रफ्तार से आ रही है तो ट्रेन के और आपके बीच में प्रेशर कम हो जाएगा, आपके पीछे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और आपको अचानक से आगे पुश लगेगा और आप आगे भिड़ सकते हो और कोई घातक इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो बर्नौलिस प्रिंसिपल बहुत जगह पर काम आता है। बेसिकली क्या, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड पोटेंशियल हेड। अब इनका नाम मैंने प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड क्यों लिखा है, ये बेसिकली प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है एंड पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है बर्नौलिस प्रिंसिपल, काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, क्योंकि वो उसी के थ्रू आगे आगे डिराइव करते हैं हमसे। फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये आपका यहाँ पर P1 हो जाएगा, और P1 है तो वेलोसिटी V1 है। ठीक है, और यहाँ पर P2 है तो वेलोसिटी आपकी V2 है। तो क्या हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस
रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 और P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH। ये देखो, ये आपका रो GH क्या है, बेसिकली MGH के तरह दिख रहा है आपको, ठीक है। बस यहाँ पर डेंसिटी आ गई है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल, ये आपका पोटेंशियल हेड है, दिस इज योर पोटेंशियल हेड, दिस इज योर काइनेटिक हेड एंड दिस इज योर प्रेशर हेड, यानी कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये ध्यान रखिए आप, एक बर्नौलिस प्रिंसिपल में जनरली ये भी होता है कि अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो उस जगह पर वेलोसिटी कम होगी, और अगर प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसके एप्लीकेशन में हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशंस देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम बर्नौलिस प्रिंसिपल के कुछ एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन इज योर स्पीड ऑफ एफ्लक्स। स्पीड ऑफ एफ्लक्स मतलब अगर आपने मान लीजिए कोई एक, आप जैसे इस तरीके से आपने कंटेनर लिया हुआ है और कंटेनर में आगे आपने अगर मान लीजिए छेद कर दिया, ठीक है, छोटा सा होल कर दिया, तो उसमें से जो लिक्विड फ्लो होगा, जो आपका लिक्विड फ्लो होगा, दैट फ्लो इज कॉल्ड एफ्लक्स। एफ्लक्स मतलब बाहर की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। तो इसमें इस पोजीशन पर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2GH, ठीक है। ये हमको इधर की वैल्यू मिलती है, इधर पे हमको वेलोसिटी का वैल्यू मिलता है 2GH, अंडर रूट ऑफ 2GH, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं, वेंचुरी ट्यूब। अब वेंचुरी ट्यूब जो है ये जनरली ऑयल रिफाइनरीज में या ऐसी जगह पर जहाँ पर पाइपिंग का बहुत काम होता है, ठीक है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रेशर मेजर करने के लिए। प्रेशर किसके बीच में, अगर आपने यहाँ पर एक पाइप अटैच किया या यहाँ पे एक ट्यूब अटैच किया और यहाँ पर एक ट्यूब अटैच किया, तो इन दोनों ट्यूब के बीच में जो वाटर फ्लो हो रहा है या जो भी लिक्विड फ्लो हो रहा है उसके बीच में क्या प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको रिलेशन मिलता है वो मिलता है कुछ इस तरीके से, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P1 माइनस P2। अब यहाँ पे V2 माइनस V1 ही क्यों हुआ और P1 माइनस P2 ही क्यों हुआ, इसको समझो। एक कंसेप्ट आता है मास फ्लो रेट का। मास फ्लो रेट इज व्हाट, बेसिकली जितना आपने मास, जितना आपने चीज को इनपुट में दिया है उतना ही आउटपुट में आना चाहिए। सिमिलर केस वॉल्यूम फ्लो रेट जैसे ही होता है। मतलब क्या हुआ, अगर आपने यहाँ पे 100 पार्टिकल्स डाले तो वो 100 पार्टिकल्स यहाँ से भी पास होने चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से पहले 10 होंगे फिर उसके बाद 10 होंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे होते रहेगा तो पीछे से और वाटर आएगा या और 100 मॉलिक्यूल्स आते जाएंगे और ये बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते। तो क्या होता है यहाँ पे, जैसे ये 100 मॉलिक्यूल्स आगे की तरफ आएंगे, इनको नोटिस होगा कि भाई यहाँ पे एरिया कम है, तो क्या होगा, यहाँ पर वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपनी स्पीड को बढ़ा लेंगे, स्पीड को इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज करेंगे स्पीड तो वो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स आराम से निकल सकते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ पे आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और आपका जो प्रेशर है वो घट जाएगा। इसलिए P1 विल बी ग्रेटर देन P2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V1। ये आपको रिलेशन मिलेगा। तो आई होप आपको वेंचुरी ट्यूब समझा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। मतलब बेसिकली एरोप्लेन आपका वर्क कैसे करता है। देखिए, ये एक एरोफॉइल शेप है, इसको हम बोलते हैं एरोफॉइल शेप। जो एयरप्लेन्स की विंग की शेप होती है वो कुछ इसी तरीके से होती है। अब क्या होता है, जब एयर यहाँ से पहले आपने देखा रहेगा प्लेन हमेशा एक रनअप लेता है, एक रनअप लेता है और उसके बाद फ्लाइट लेना शुरू करता है। मतलब ये करता क्यों है ये समझिए, जैसे ही वो रनअप ले रहा है तो जो हवा है उसको वो इस तरीके से कुछ चीरेगा, करेक्ट। तो कुछ हवा के पार्टिकल्स या कुछ हवा के लेयर्स ऊपर से गुजरेंगे, कुछ नीचे गुजरेंगे पैरेलल। अब क्या होगा, इन दोनों को यहाँ पर मीट होना ही है, जो ऊपर की हवा की लेयर्स है और जो नीचे की हवा की लेयर्स है उनको यहाँ पर मीट होना ही है, करेक्ट। तो क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पर दोनों को सेम टाइम पर मीट होना है तो ये वाला डिस्टेंस थोड़ा बड़ा है, आपको देख सकते हैं ये वाला डिस्टेंस थोड़ा बड़ा है। तो ऊपर की जो लेयर्स है वो उनकी वेलोसिटी काफी ज्यादा हाई रहेगी क्योंकि उनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है सेम टाइम में, तो यहाँ पर उनको जल्दी पहुंचना है या तो सेम टाइम पे पहुंचना है, हम बोल रहे थे, करेक्ट। तो क्या होगा, अब ये भाई यहाँ से यहाँ तक गया और ये यहाँ से यहाँ तक आया, क्योंकि ये इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना नीचे वाली लेयर को,
तो ये फटाक से पहुंच जाएगा। और क्योंकि इसके साथ ही साथ ऊपर वाली लेयर को पहुंचना है, तो ऊपर वाली लेयर अपना स्पीड बढ़ा देगी। स्पीड बढ़ाएगी तो प्रेशर अपने आप घट जाएगा। प्रेशर जैसे ही घटेगा, नीचे पर प्रेशर हाई रहेगा, तो इसको एक अपवर्ड थ्रस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? अपवर्ड थ्रस्ट। और इसी अपवर्ड थ्रस्ट की वजह से आपका एरोप्लेन उड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्किंग ऑफ एन एटमाइजर। एटमाइजर इज बेसिकली, अगर आप ऐसा उसको समझ सकते हैं, काइंड ऑफ स्प्रे जैसा है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं। या अगर इसका एक क्लोज रिजेम्बलेंस देखना है आपको, तो आप ऐसा समझिए, आपका जो परफ्यूम का स्प्रे होता है ना, कुछ उस तरीके का। वो सिमिलर नहीं है, बट आप समझने के लिए उसको पकड़ सकते हैं। अब होता क्या है, देखिए, ये आपका पिस्टन है। अब आप इस पिस्टन को अंदर पुश करते हैं, अंदर की तरफ पुश करेंगे, तो इसके अंदर जो एयर ट्रैप रहेगी, वो एयर काफी ज्यादा वेलोसिटी से बाहर निकलेगी, है ना, काफी ज्यादा वेलोसिटी से बाहर निकलेगी। तो इस पॉइंट पर मतलब जस्ट इस ट्यूब के ऊपर वेलोसिटी हाई होगी और प्रेशर जो है वो कम होगा। प्रेशर कम होगा और अंदर के अंदर आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक जितना रहेगा, करेक्ट। अब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, ऊपर इसके माउथ पर प्रेशर कम है, तो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से सारी जो लिक्विड है वो अपने आप ऊपर चले जाएंगे और एटमाइजर जैसे ऐसे स्प्रे के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बट के उड़ने लगेंगे। दैट इज हाउ अ एटमाइजर वर्क्स। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, लास्ट इसका एप्लीकेशन देखते हैं, ब्लोइंग ऑफ ऑफ रूफ्स बाय स्टॉर्मी विंड। आपने देखा रहेगा जनरली मुंबई साइड में बहुत ऐसे होता है कि जब आंधियां चलती है तो काफी सारे जो पतरे हैं वो उड़ जाते हैं। क्यों होता है? सेम कंसेप्ट, वही बात होगी कि भाई आपका जो पार्ट है या आपका जो एयर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। अब भाई क्योंकि यहाँ पर इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो क्या होता है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है ऊपर के साइड में, और नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। इसलिए ये जो आपका छत है ये कुछ हटके ऐसे बाहर की तरफ उड़ने लगता है। ठीक है, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है। देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है कितना? 0.5 सेंटीमीटर। बोला है इस 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वी दिया है आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और पूछा है आपको नेचर ऑफ द फ्लो इज। नेचर ऑफ द फ्लो मतलब आपको ये पूछा कि वो टर्बुलेंट है या वो स्ट्रीम लाइन है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर से हमें तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये आपका कौन से टाइप का फ्लो है। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या आता है? वी रो डी अपॉन ईटा। ठीक है, वेलोसिटी दी आपको कितनी? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इसको अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻², है ना, इंटू डेंसिटी आपको वाटर की दी है कितनी? 1000, इंटू डी। अब आपको आर दिया, इसको इंटू 2 करोगे तो डी मिल जाएगा आपको 1, बट ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में आप कन्वर्ट करोगे इंटू -2। और आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी दी है? 10⁻³ ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए, 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 10⁻⁻3। करेक्ट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऊपर जाएगा आपको क्या मिलेगा? 10⁻+3 हो जाएगा, वो 1000 हो जाएगा। 1000 मतलब क्या, हमने बोला था आर अगर छोटा है 1000 से, या आप इक्वल भी मान लीजिए, अगर ऐसा सिनेरियो है तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या हो जाएगा? स्ट्रीम लाइन फ्लो, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ मेटल स्पीयर ऑफ रेडियस आर, डेंसिटी ρ1 with terminal velocity v1 moves through a liquid of density sigma. Another sphere of the same radius but density ρ2 moves through the same liquid. और आपको पूछा है कि उसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना है। ठीक है, मतलब आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, क्या है? 2/9 r² इंटू जी अपॉन रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ठीक, तो आप यही फॉर्मूला लगाइए v1 के लिए। v1 के लिए क्या आएगा? r², यहाँ कैपिटल आर आ जाएगा, जी, और उसका डेंसिटी कितना है मेटल स्फीयर का? ρ1 माइनस लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है अपॉन दिस
सिमिलरली इसको आप सेकंड के लिए लगाइए, आर स्क्वायर जी रो टू माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। डिवाइड 2 बाय 1, आपको क्या मिलेगा, v2 बाय v1 इक्वल्स टू, यहाँ से 2/9 आर स्क्वायर जी और ईटा सब कैंसिल हो जाएगा। आपको फाइनली मिलेगा क्या, यानी कि फाइनल आंसर आपका होगा इंटू v1। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा। हमने यहाँ पे अपना इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए इतने क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं थे, तो जो अवेलेबल थे मैंने उनको आपके सामने रखा है। आप इसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इस पे अगर आपको कोई और बाहर से क्वेश्चंस मिलते हैं तो उन्हें सॉल्व करिए, और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।